Welcome to all of you in this lecture of class 12th chapter current electricity. In this lecture we will discuss about the topic current density and Ohm's law in vector form. In previous lecture we discussed the Ohm's law in scalar form. ओके तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ओम्स लॉ को स्केलर फॉर्म में डिराइव किया था R इक्वल टू ml/ne² a टाउ. ठीक है, ये सब फॉर्मूले हमने डिराइव किया था. रेसिस्टेंस और कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है. इस लेक्चर में हम सबसे पहले जो कि करंट डेंसिटी पहले भी हमने देखा था, तो यहाँ पर फिर से एक बार करंट डेंसिटी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको. एक्चुअली व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी, सपोज दिस इज ए कंडक्टर. सपोज ये कोई एक कंडक्टर है and this is the area of cross section of the conductor, and here suppose this is also area of cross section of the conductor, area of cross section suppose A, and suppose we assuming that current I is flowing, suppose this is plus terminal and this is minus terminal, this is connected to any battery or cells. Okay, suppose the current I is flowing in this direction. तो इस डायरेक्शन में करंट I इसका फ्लो हो रहा है. मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ये है प्लस टू माइनस. ओके, तो यहाँ पर इस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर टर्म है. करंट डेंसिटी जो वेक्टर, क्योंकि तो हमें वेक्टर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरत पड़ी. तो करंट डेंसिटी क्या होता है? देखिए, करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय J एंड दिस इज I/A. means the ratio current density at any point in a given conductor, any point is the ratio of the current flowing through the conductor to the area of cross section, to the area of cross section of the conductor at that point. Okay, at any point this is the ratio of current flowing to the area of cross section. ध्यान दीजिएगा, area of cross section. Okay, and this is the J equal to I/A. This is current density. And this current density is a vector quantity. Current density is a vector quantity. जो current density होता है हमारा, ये एक vector quantity होती है. अगर ये vector quantity है तो इसकी एक डायरेक्शन होगी. तो current density की डायरेक्शन क्या होती है? The direction of current density वो is the same as the direction of current flow. ओके, तो current के flow की जो डायरेक्शन होती है वही current density की डायरेक्शन होती है. डायरेक्शन of J, okay, direction of J is same as direction of I. Means the direction of current is taken as the direction of current density. Means अगर current की डायरेक्शन ये है तो जो current density J होगा उस J वेक्टर की डायरेक्शन भी करंट की फ्लो की ही डायरेक्शन होती है. यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, ये एरिया है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है. क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर करंट डेंसिटी डायरेक्शन होगी. लेकिन इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, यू नो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है. एरिया वेक्टर क्या होता है? उस एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल हम लेते हैं. ठीक, तो यहाँ पर जो अगर ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, एरिया वेक्टर भी यही होगा. ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम और इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. यानी कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन एरिया वेक्टर के अलोंग होती है. ओके, डायरेक्शन ऑफ J is same as in the direction of area vector. एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में. ठीक, एरिया वेक्टर हमें यहाँ पर लेना होता है. ठीक, तो यहाँ पर ये वाले केस में आप देखिएगा, ये वाले केस में J जो यहाँ पर है और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो जीरो बन रहा है. करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी यही है, करंट की डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर जो इसका होगा, अगर ऐसी सरफेस है तो एरिया वेक्टर भी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन में ही है यहाँ पर. तो यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा जीरो है. ओके, तो देखिएगा किसी
दूसरे केस में हम देखते हैं यहाँ पर, सपोज अगर कोई कंडक्टर है, सपोज दिस इज एनी अनदर कंडक्टर, ये कोई एक कंडक्टर है और जिसमें करंट की डायरेक्शन आपकी ये है, सपोज इन दिस डायरेक्शन करंट फ्लोइंग, करंट आपका इस डायरेक्शन में है और जो एरिया है, सपोज हम इसमें देख रहे हैं अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया कुछ ऐसा है इस कंडक्टर का, अगर मान लीजिए हम कुछ ऐसा एरिया देख रहे हैं, दिस इज एरिया, ओके, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, देखिएगा जो एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। सपोज दिस इज द एरिया वेक्टर, अगर ये कोई एक एरिया वेक्टर है तो एरिया वेक्टर और करंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस इज थीटा। एरिया वेक्टर और करंट के बीच में जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल है सपोज, ठीक। तो लेकिन हमें करंट डेंसिटी में जो एरिया चाहिए, एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए जो करंट की डायरेक्शन में हो। वी विल टेक द कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर विच विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट बन जाएगा हमारा ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा कंपोनेंट करंट की डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर जो करंट डेंसिटी हमारा टर्म बनेगा, ये करंट डेंसिटी बनेगा J इक्वल टू आई। आज जैसे यहां पर हमारा J इक्वल टू आई अपॉन ए, तो यहां पर बन जाएगा आई अपॉन ए कॉस थीटा। क्यों? तो यहां पर जो एरिया होना चाहिए, दो चीजें हैं, या तो अगर एरिया हो तो एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट, या एरिया वेक्टर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। दो चीजें हैं, ठीक। तो यहां पर हम देखिए तो एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है, तो एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट करंट की डायरेक्शन में, हमें जो एरिया वेक्टर लेना है वो करंट की डायरेक्शन में लेना है। तो यहां पर पूरा एरिया नहीं है, यहां पर इस एरिया का केवल ए कॉस थीटा कंपोनेंट करंट की डायरेक्शन में है, तो इसलिए J इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो एरिया कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा, द कंपोनेंट ऑफ द एरिया वेक्टर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर है पूरा का पूरा एरिया ए वो करंट की ही डायरेक्शन में है, इसलिए J इक्वल टू आई अपॉन ए, और यह हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू J डॉट ए। देखिए मैंने कहा इक्वल टू J डॉट ए। डॉट ए कैसे, कि तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है कॉस थीटा, एंड हियर द एंगल बिटवीन J एंड A इज 0, सो वी कैन राइट I इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर ऑल्सो। सो हियर करंट डेंसिटी J विल बी इक्वल टू I अपॉन ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा इसलिए क्योंकि तो जो एरिया होना चाहिए वो एरिया वेक्टर करंट की डायरेक्शन में ही होना चाहिए, ठीक, या J की डायरेक्शन में जो होगा वही यहां पर लिया जाएगा। करंट की डायरेक्शन मींस करंट डेंसिटी की डायरेक्शन, क्योंकि I और J की डायरेक्शन सेम है, ओके। सो इन दिस केस J विल बी इक्वल टू I अपॉन ए कॉस थीटा। अब यहां से जो हमारा बन जाएगा I इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं J ए कॉस थीटा, I इक्वल टू J कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू J डॉट ए। I इक्वल टू J डॉट ए, हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तो J डॉट ए डॉट प्रोडक्ट जो बनेगा दोनों वेक्टर का, ये क्या बनेगा, कॉस बनेगा, कॉस थीटा के टर्म में इसको बनेगा। और यहां पर देखिएगा इसको भी हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, I इक्वल टू J डॉट ए, और यहां पर बन जाएगा I इक्वल टू J ए कॉस 0। J और A के बीच में एंगल 0 है, तो I इक्वल टू बन जाएगा J इंटू ए, या J इक्वल टू जो I अपॉन ए है दैट इज दिस। सो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर टर्म। तो यहां पर आपको देखना है कि जो हमारा करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर, ओके। सो दिस इज द केस। तो यहां पर आपको ध्यान देना है दो बातें जो मैं बोल रहा हूं। जो एरिया होगा, अगर मैं हम खाली एरिया कहें, एरिया वेक्टर नहीं कह रहे, तो एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू करंट डेंसिटी। देखिए एरिया जो है करंट डेंसिटी के परपेंडिकुलर है। अगर हम एरिया वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो एरिया वेक्टर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। तो यहां पर ये एरिया पर करंट के या करंट डेंसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है, J के परपेंडिकुलर ये एरिया नहीं है, या तो हम इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालें, ठीक। तो ये एंगल अगर हम लेते हैं इसका थीटा, तो फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए कॉस थीटा बनेगा, ठीक है, तो तब भी हमारा वही आएगा। तो कुल मिला के दिस इज द मेथड। अगर मान लीजिए करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है कहीं पर, तो यूनिफॉर्म अगर स्मॉल एरिया DA से अगर करंट डेंसिटी है J डॉट DA, तो हम टोटल निकाल लेंगे टोटल सरफेस से J वेक्टर डॉट
dA वेक्टर, तो उस समय हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर करंट ये बन जाएगा और हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, so this is about current density. You can take the screenshot for this one, okay, and you can write. Now what is the unit of current density? So current density J equal to I upon A, so unit will be ampere per meter square. Unit of J equal to ampere per meter square. Okay, so this is about current density, and you know the relation between electric current and drift velocity. Electric current and drift velocity I equal to minus NEAVD. Okay, in terms of J, we suppose A is here, I upon A, this will equal to minus NEVD. VD is drift velocity, so this we can write J, so J equal to minus NEVD. This is the relation. Minus sign, what is the minus sign? Minus sign indicates that the direction of drift velocity of electrons is opposite to the current density. Drift velocity यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो करंट डेंसिटी या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। सिंपली न्यूमेरिकल के लिए हम माइनस साइन को नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो ओम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो इससे पहले जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा वो स्केलर फॉर्म में पढ़ा, दैट इज V इक्वल टू आई आर। दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म है कि तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो करंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और R तो यहाँ पे रेसिस्टेंस है। ठीक, यानी कि ये जो है आपका स्केलर फॉर्म में ही है, दीज आर और स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, अब यहाँ पर अब हमें इसको देखना है वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारा जो V है, पोटेंशियल की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आएगा, और करंट की जगह पर करंट डेंसिटी। तो इसके लिए पहले हमने जब डिराइव किया ओम्स लॉ का डेरिवेशन प्रीवियस लेक्चर में, आप देखिएगा ओम्स लॉ पूरा डिराइव किया हुआ है, यूट्यूब पे अपलोडेड है प्रीवियस लेक्चर। तो वहाँ से हमने देखा था V अपॉन आई इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू A। ये हमने लेक्चर में देखा हुआ था। ठीक, प्रीवियस लेक्चर में तो हमने क्या देखा था, एक फिक्स टेम्परेचर, एट एनी फिक्स टेम्परेचर एंड फिक्स प्रेशर the length of the conductor is constant, mass of electron is constant, number of free electrons is constant at a fixed temperature and pressure, charge of electron constant already, at fixed temperature and pressure, tau is relaxation time, तो relaxation time is also constant and area of cross section is also constant। तो हमने देखा था V अपॉन I का रेशियो एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर, ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। V अपॉन I का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। V अपॉन आई इक्वल टू जिसको हमने क्या कहा, R कहा। अब आगे की बात देखिएगा, अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे। वी विल नाउ डिस्कस इन वेक्टर फॉर्म, मीन्स इन प्लेस ऑफ करंट वी विल यूज करंट डेंसिटी, एंड इन प्लेस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी विल यूज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे, इसको देखिएगा। फ्रॉम हियर, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये L को आप यहाँ पर ले आइए। ठीक, ये क्या बनेगा, देखिए V अपॉन L इक्वल टू M, I को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, MI अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू A। ओके, V अपॉन L इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू A। अब इसको थोड़ा मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, V अपॉन L इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू I अपॉन A। वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, एंड यू नो, सपोज this is a conductor having length L, area of cross section A, and we have established a potential. Suppose this is connected with a battery of terminal potential difference or some potential difference. We will discuss terminal potential difference and EMF in further cases in next lecture, DC circuits, okay, and Kirchhoff law. Potential difference V is applied, then you know electric field is established, that is equal to E equal to V upon L, and electric field is a vector quantity. So please see here, E ये बन गया E इक्वल टू V अपॉन L इक्वल टू ये जो टर्म है यहाँ पर M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर, ओके,
m upon any square tau, you know this is rho resistivity. In previous lecture I have explained this one. Rho is equal to m upon any square tau. Rho is the specific resistance, okay, or resistivity. In place of this we can write rho, and what is I upon a? अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, I upon a is current density, and in place of I upon a we can write J vector. So this is E equal to rho J. यही ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है. देखिए जहां पर अब आप कंपेयर करिए V इक्वल टू आई आर स्केलर फॉर्म और दिस इज वेक्टर फॉर्म. ओके, अब यहां पर देखिए V की जगह पर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिप्लेस हो गया है E से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, वेक्टर फॉर्म बन गया. और जो करंट I है, करंट I की जगह पर आपके पास आ गया है करंट डेंसिटी वेक्टर टर्म. ओके, और रेसिस्टेंस की जगह पर हमारे पास यहां पर है रेसिस्टिविटी. सो E इक्वल टू रो J इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. ये कितनी बार डिराइव करने के लिए पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में. अब इसको थोड़ा सा और आगे देखिएगा. E इक्वल टू रो J, इक्वेशन 1 में इसको बना दे रहा हूं, इसको आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं. या आगे एक टर्म होता है हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस. स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखिए ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस. जैसे रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस का उल्टा, जैसे आपने पढ़ा हुआ है रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का उल्टा होता है G. दिस इज कंडक्टेंस. कंडक्टेंस और G इक्वल टू होता है 1 अपॉन R. G इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन R. ये होता है कंडक्टेंस. ठीक, तो कंडक्टेंस की जो यूनिट होगी, देखिएगा कंडक्टेंस की मैं बात कर रहा हूं अभी. स्पेसिफिक कंडक्टेंस से पहले जो कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय G एंड दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस. तो रेसिस्टेंस के अपोजिशन रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं. इसकी यूनिट ऑफ G इक्वल टू यूनिट ऑफ 1 अपॉन R. 1 अपॉन R मीन्स 1 अपॉन ओम. ओके, एंड दिस विल बी ओम इनवर्स, या जनरली हम इसको लिखते हैं ओम इनवर्स. और इसी को कितनी बार बोला जाता है, इसी के रेसिप्रोकल फॉर्म में महो, MHO, मो या महो भी इसको बोला जाता है. ओके, या कभी साइमन भी इसके लिए यूज किया जाता है. ओके, साइमन ऑल्सो. ठीक, तो दिस इज द कंडक्टेंस. यू कैन नोट डाउन दिस टर्म ऑल्सो. एंड देयर इज वन मोर, specific conductance. Another term is specific conductance. तो जो specific conductance होता है, this is sigma and this is reciprocal of specific resistance और resistivity. तो जो रो है, रो के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस. सिग्मा से डिनोट करते हैं. सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो. ओके, एंड यूनिट फ्रॉम हियर द फॉर्मूला विल बी any square tau upon m. This will be the formula for sigma, reciprocal of this one. Okay, and unit of sigma equal to reciprocal of unit of resistivity, means 1 upon unit of this one is ohm into meter. Unit of resistivity ohm into meter. So unit of sigma will be ohm inverse meter inverse, or we can say this one as महो पर मीटर. महो पर मीटर, मीटर इनवर्स पर मीटर. हम इसको ओम इनवर्स के ऊपर महो लिख दिया, मीटर इनवर्स को पर मीटर लिख दिया. या साइमन भी इसकी जगह पर यूज किया जाता है, SIMEN, साइमन. ओके, सो मेन चीज यहां पर ये है कि जो जैसे सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, ऐसे हम यहां से रो को क्या लिख सकते हैं, यहां से हम इफ सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा. ओके, सो इन दिस वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इन प्लेस ऑफ रो वी कैन राइट 1 अपॉन सिग्मा. तो रो की जगह पर हम 1 अपॉन सिग्मा यहां से लिखेंगे आगे. ओके, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका. ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन, देन वी विल डिस्कस फर्दर. नाउ E इक्वल टू रो J, E इक्वल टू रो वेक्टर J वेक्टर. अब यहाँ पर आप देखिएगा, हमने इसको एक चीज़ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है. कंडक्टर में
जो आपका J की डायरेक्शन कहाँ होगी, सपोज यहाँ प्लस टर्मिनल यहाँ माइनस है, अगर हमने किसी एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है प्लस माइनस, तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन ये है, करंट डेंसिटी, ओके। तो यही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी, यस और नो। सो वी कैन राइट E इक्वल टू इन वेक्टर फॉर्म सिंपली रो इंटू J. Rho, in place of rho we can write 1 upon sigma. So this will become E equal to 1 upon sigma into J, and cross multiply this sigma here, sigma E equal to J or J equal to sigma E. J vector equal to sigma into E vector. This is also Ohm's vector form of Ohm's law, and this is also vector form of Ohm's law. This is proved, okay. So you can take the screenshot for this one. Then what is the validity of Ohm's law, okay. Now we will discuss about validity of Ohm's law. Ohm's law कहाँ तक valid है, तो इसके लिए देखिएगा, जनरली मेटल कंडक्टर्स वी कैन राइट, मेटल कंडक्टर्स, जो मेटल कंडक्टर्स होते हैं ओबे ओम्स लॉ एट लो करेंट। ये इस बात का ध्यान दीजिए, मेटल भी ओम्स लॉ को फॉलो तो करते हैं, लेकिन लो करेंट पर फॉलो करते हैं, हाई करेंट पर मेटल्स भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक। एंड द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिक कंडक्टर, एंड द कंडक्टर्स विच do not follow Ohm's law are known as anomic conductor. So metals are also anomic conductor at high currents, okay. So we can write metals are also anomic conductors but at high currents, at high current पर मेटल भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ओम्स लॉ में विशेष बात क्या है, वी आई का ग्राफ अगर हम देखते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है ओम्स लॉ के लिए, ठीक, जहां पर स्लोप क्या होती है, इस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट होती है, यानी कि स्लोप आर इक्वल टू वी अपॉन आई शुड बी कांस्टेंट, यस और नो, ओके। बट एट हाई करेंट पर जाकर के मेटल भी इसको ओबे नहीं करते हैं, ये फिर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं रहता है, यानी कि मेटल्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, ओके। metals suppose the graph should be like this one, graph is obtained like this one, okay. So metals also not obey Ohm's law at high currents, okay. This is example. Another famous example is of semiconductors do not obey Ohm's law. Semiconductors and torch, bulb of torch, okay. Thermistors, diode, vacuum tubes we can say, okay. Gases, vacuum tubes are anomic conductors, means these do not obey Ohm's law, okay. So for semiconductor, famous one chapter is also in your syllabus, okay, in the second book of class 12 physics. So for PN junction diode, this is a semiconductor device. I am plotting a graph here for semiconductor device where Ohm's law is not valid, okay, which do not obey Ohm's law. Actually there, suppose in this current, okay, along this current, and here current, this is known as forward bias. Forward bias means potential difference V is here positive. You will study further on in this chapter of सेमीकंडक्टर, और यहाँ जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस ये नेगेटिव होगा, और इसको रिवर्स करंट कहते हैं। रिवर्स करंट हमारी माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है डायोड में, और फॉरवर्ड करंट होती है मिली एम्पियर। तो जो इसका ग्राफ आता है आई वर्सेस वी ग्राफ जो हम देख रहे हैं, वो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलता है हमको, यानी कि उसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं होती है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है। जो ये मिलता है शुरुआत में बहुत कम करंट मिलती है, ऐसे प्रैक्टिकल भी हम लोग, आप लोग प्रैक्टिकल भी क्लास 12th का है,
ओके, सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रैक्टिकल है पीएन जंक्शन एज ए फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ओके, एंड जेनर डायोड इज ऑल्सो प्रैक्टिकल, क्लास 12th में, डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि पहले करंट बहुत कम और बाद में फिर करंट सडनली ऐसे करंट बढ़ जाता है, ठीक। ऐसे रिवर्स बायस नेगेटिव पोटेंशियल का कंसेप्ट होता है इसमें। नेगेटिव पोटेंशियल में रिवर्स बायस में पहले करंट बहुत कम, फिर एकदम से जेनर ब्रेकडाउन हम इसको बोलते हैं, एकदम से एक पोटेंशियल पर करंट एकदम से मैक्सिमम हो जाता है। सो दिस इज सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डिवाइस फॉर डायोड Ohm's law is not valid, so semiconductors do not obey Ohm's law. Okay, so these are anohmic conductors. Okay, so you can take the screenshot for this one, and for gases also the resistance, the slope may be negative also sometimes. Okay, so you can take the screenshot for this one. And in today's lecture we have discussed about the term current density and Ohm's law in vector form, and then Ohm's law, ohmic and anohmic conductors. Okay, metals are ohmic conductors at low current, and metals are also anohmic conductors at high current. Okay, and we have already discussed the factors affecting resistance in the previous lecture, and be regular in studies, and that's all for today's lecture. Thank you so much.